नमस्ते, सुप्रभात बच्चे। आज मैं आप लोगों को निराला की कविता क्षितिज भाग 2 की निराला की कविता में पढ़ाने जा रही हूँ। निराला ने इसमें 2 कविताएं लिखी हैं। पहली कविता उत्साह है और दूसरी कविता अट नहीं रही है। तो सबसे पहले बच्चे हम जानेंगे कि निराला किस काल के कवि हैं और इनकी क्या विचारधाराएं, उस समय क्या राजनीतिक परिस्थितियां थी, किस संदर्भ में इन्होंने बादल कविता लिखी है, उत्साह कविता लिखी है। तो सबसे पहले हम छायावाद को समझ लेते हैं। छायावाद आधुनिक काल का तृतीय चरण था। छायावाद का मतलब होता था जिसमें प्रकृति का चित्रांकन करना, प्रकृति के माध्यम से कवि अपने सुख दुख के भावों को व्यक्त करता था। सुख दुख के भावों को व्यक्त करने का एकमात्र सहारा प्रकृति थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज के शासन में कवि अपने दुख सुख को अगर सीधे सीधे कहते तो शायद उनकी कविताएं नहीं आती। इसलिए अपनी कविताओं में जो भाव उनको व्यक्त करना था प्रकृति के माध्यम से व्यक्त करते थे और प्रकृति के कोमल रूपों का, प्रकृति के कठोर रूपों का भी चित्रण छायावादी कवियों ने किया है। छायावाद का जो समय है वो समय 1918-20 से के आसपास से लेकर 1930-35 के आसपास तक छायावाद है। तो छायावाद के कुल 4 कवि माने जाते हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेव वर्मा। तो छायावाद के 4 स्तंभों में सबने प्रकृति का ही छायांकन किया है, प्रकृति का ही चित्रण किया है, प्रकृति के में अपने भावों को, अपने सुख दुख के भावों को व्यक्त किया है। लेकिन प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया है सबों ने, लेकिन निराला कुछ इससे अलग हटकर है। निराला जीवन की सच्चाइयों को, जीवन के यथार्थ को भी प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया है और जैसा कि प्रकृति के कोमल रूप का भी वर्णन किया है, प्रकृति के कठोर रूप का भी वर्णन किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकृति का जो चित्रण करने में छायावादी कवि लगे हुए थे या प्रकृति के माध्यम से अपने सुख दुख का वर्णन करने में लगे थे, उसमें निराला जी की अलग विशेषता है। इनकी कविताओं में, चाहे छायावाद की कविता हो, प्रगतिवाद की कविता हो, उनकी कविताओं में यथार्थ का नग्न चित्रण हुआ है। उनकी कविता संपूर्ण रूप में है, समग्र रूप में हम उनकी कविता को देखते हैं। मानव जीवन का समग्र चित्रण है उनकी कविता में। एक ओर तो जहाँ वे भिक्षुक और तोड़ती पत्थर जैसी कविता लिखते हैं, तो दूसरी तरफ वे प्रेयसी और होली गीत पर भी कविता लिखते हैं। तो इस तरह से उनकी कविताओं में मानव जीवन के प्रत्येक अंगों का छुअन है, प्रत्येक अंग को उन्होंने स्पर्श करके कविता में उकेरा है। सबसे पहली चीज तो आप यहाँ देख लीजिए कि निराला जी ने जो कविताएं 2 लिखी हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, क्षितिज भाग 2 में, उसमें भी 2 तरह की कविता है। पहली कविता क्रांति गीत, आह्वान गीत है, जिसमें कवि क्रांतिकारी रूप को अपना दिखाता है। बादल के माध्यम से वो अपना जो उनके मन में भीतर जो भाव है उसको बादल के माध्यम से व्यक्त किया है और एक आह्वान किया है, कवि को आह्वान किया है, बादल को भी आह्वान किया है। दूसरी कविता जहाँ देखते हैं जिसमें फागुन की आभा का वर्णन है, फागुन की मादकता का वर्णन है, किस प्रकार से फागुन में प्रकृति सज धज कर तैयार हो जाती है, उसके नव यौवन रूप का चित्रण है। किस प्रकार से प्रकृति हर तरह से श्रृंगार करके वो तैयार हो गई है, ऐसा लगता है मानो उड़ जाएगी अब ऊपर परी की तरह। तो कवि उस फागुन की सुंदरता को भी अपनी आंखों से हटने नहीं दे रहा है। तो दूसरी तरफ वो बादल के गर्जन के माध्यम से तप्त धरती को भी वो शीतल करना चाहता है। उस समय की तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियां जो थी, जिसमें अंग्रेज भारतीय जनता पर शासन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, दमनात्मक नीति कर रहे थे। तो इस तरह से शोषण, शासन और दमन की जो नीतियां थी उसको विध्वंस करने के लिए वे कवि को आह्वान करते हैं। कवि में तो एक ऐसी ताकत होती है कि समाज में वो परिवर्तन कर देता है। उसकी कविता में, उसके साहित्य में उसकी ऐसी ताकत होती है कि जिसमें समाज में नूतनता आ जाती है। तो इस तरह से उनके 2 रूप हमारे कविता में भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे उनका जो समग्र कविता का जब हम अध्ययन करते हैं तो कितना कारुणिक चित्र है भिक्षुक की कविता में कि वह आता 2 टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ है एक चल रही लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंहफटी पुरानी झोली को फैलाता, वह आता 2 टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता। इसी तरह से इसकी अंतिम पंक्ति में जो लिखा है उन्होंने वो लिखे हैं कि चाट रहे हैं जूठी पत्तल, चाट रहे हैं जूठी पत्तल, कभी सड़क पर खड़े हुए
और झपट लेने को कुत्ते उनसे भी है अड़े हुए। अब इससे यथार्थ का नग्न चित्रण और क्या हो सकता है बच्चों, कि एक तरफ जो समाज का पीड़ित वर्ग है, शोषित वर्ग है, वो भूख से इतना तड़प रहा है कि लोग खाकर झूठे पत्तल को जो फेंक देते हैं, उसको वे चाटने के लिए, खाने के लिए, उस पर जो अन्न सामग्री है उसको खाने के लिए वे जब तैयार होते हैं तो उनके साथ उनका शेयर छीनने के लिए कुत्ते भी तैयार हैं। अब बताओ, इससे भी हृदय विदारक कोई चित्रण नहीं हो सकता है बच्चे। तो इसी तरह से दूसरी कविता वे लिखते हैं प्रेयसी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक प्रेमिका है जो जाति, रंग, भेद, लिंग सबको छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाता है। इसी तरह से होली गीत में उन्होंने लिखा है नैनों के डोरे लाल गुलाल भरे खेली होली। कौन होली खेल रहा है? तो नायक और नायिका। तो इस तरह से उनका जो चित्रण है, संपूर्ण मानव का जो स्थिति है वो सबका वर्णन किए, चाहे वो छायावादी कवि के रूप में, चाहे प्रगतिवादी कवि के रूप में हो, लेकिन वे जब जैसी उन्होंने अनुभूति की उस तरह का चित्रण किया। इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती पत्थर कविता जब वे लिखते हैं तो लिखते हैं कि वो पत्थर तोड़ती हुई कविता है, लिखते हैं कि सामने अट्टालिका प्रकार, सामने अट्टालिका प्रकार, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। तो ये क्या है? यह भी पूंजीवादी जो थी पूंजीवादी व्यवस्था है उस पर वह महिला चोट कर रही है, पूंजीवादी व्यवस्था को तोड़ने की चेष्टा कर रही है। तो एक महिला जब इस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था पर प्रहार करती है, कविता के माध्यम से निराला का कितना आक्रोश है वो दिखाई पड़ता है। तो कभी बच्चे इस तरह से आपकी जो दो कविताएं पढ़नी है निराला की, वो पहली कविता है उत्साह। इस कविता में वे बादल के माध्यम से, इसका एक परिदृश्य है जो आपके सामने हम रख देना चाहते हैं। इसमें एक दृश्य यह है कि ग्रीष्म काल में धरती पूरी तप्त हो गई है, पेड़ पौधे झुलसने लगे हैं, नदी नाल सूख गए हैं। अब ऐसी स्थिति में पूरी प्रकृति तप्त हो गई है, दुखी है, उस पर पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य विकल हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं, उनका मन उद्विग्न हो गया है गर्मी से। वैसी स्थिति में बादल को कवि आह्वान करता है, कहे बादल आओ, गरजो, चारों दिशाओं से आओ, बादल छा जाओ, घुमड़ घुमड़ कर बरस कर पृथ्वी के को शीतल कर दो। एक तो यह रूप हुआ। दूसरा यह है कि उस समय राजनैतिक जो परिस्थितियां थी उसमें अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज अपने दमनकारी नीति से भारतीय जनता पर अन्याय अत्याचार कर रही थी। कवि सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो जो कुछ लिख रहा था, क्योंकि वो काल ही ऐसा था जिसमें कवि कुछ सीधे सीधे नहीं कह सकता था, कविता प्रकृति के माध्यम से कहता था। निराला जी ने भी इसको उसी तरह से लिया है और कवि को उत्साहित करते हैं निराला जी कि ऐ कवि, तुम्हारी लेखनी में अप्रतिम शक्ति है, तुम्हारी लेखनी में बहुत ही ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? जैसे बादल के हृदय में छिपी हुई विद्युत है, उसी प्रकार से तुम्हारे हृदय में भी छिपी हुई इतनी शक्ति है जिससे तुम समाज को पूरे के पूरे बदल दे सकते हो। इसलिए तुम अपनी लेखनी से नई कविता का सृजन करो। और साहित्य में तो इतनी ताकत होती है कि समाज में पूरा परिवर्तन कर देता है। इसलिए यहाँ पर इस कविता में बादल से कवि कहता है कि आकर बरसो और बरसकर धरती को शीतल करो। दूसरी तरफ कवि यह भी कहता है कि कवि जिस तरह से बादल घुमड़ घुमड़ कर आकर बरसेंगे तो पृथ्वी के सारे जन खुश हो जाएंगे, उनका मन खुश हो जाएगा, चारों तरफ सर्वत्र हरियाली छा जाएगी। उसी प्रकार से कवि भी अपनी लेखनी से ऐसी कविता का सृजन करे जिसमें हुंकार हो, बादल की तरह गर्जन हो और फिर यहाँ से अंग्रेज भाग जाए, भारतीय जनता को उनके त्रस्त शासन से छुटकारा मिल जाए, वे हरे भरे हो जाए, जैसे बरसात बाद प्रकृति हरी भरी हो जाती है। तो बच्चों इसी चीज को कवि ने उत्साह कविता में उकेरा है। दूसरी कविता उनकी अट नहीं रही है कविता है, जिसमें उन्होंने फागुन की मादकता का वर्णन किया है। किस प्रकार से प्रकृति जाड़े में ठिठुर जाती है, सिकुड़ जाती है, लेकिन जैसे जैसे फागुन की मादक हवा लगती है तो उसका बदन फिर फूलने लगता है, फैलने लगता है, उस पर नई नई पत्तियां आने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं, फल लगने लगते हैं। तो प्रकृति सब तरह से सज धज कर ऐसे तैयार हो गई है जैसे वह एक
परी की तरह सुंदर लग रही है। अब कवि उसकी सुंदरता को अपने बाहों में अटा लेना चाहता है, लेकिन इतनी व्यापकता है प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता की इतनी व्यापकता है कि कवि अपने अंकों में उसे भर नहीं पा रहा है। वो पूरी प्रकृति में फैली हुई है। कवि की आंख उस पर से 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए नहीं हट रही है। आज कवि बहुत उत्फुल्ल है। उस फागुन की हवा में, फागुन की मादकता में चारों तरफ होली का गीत भी गाया जा रहा है, तो संपूर्ण वातावरण एक मादक हो गया है। फूलों की खुशबू, कोयल की कूक, आम की मंजरियां, पुष्पों, रंग बिरंग फूल, पेड़ के डाल में नई नई लाल और हरी पत्तियां, सबसे प्रकृति इतनी सुंदर सज धज के तैयार हो गई है कि ऐसा लग रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि प्रकृति अब उड़ने को तैयार है और कभी उसको पकड़ना चाह रहा है। तो देखो बच्चों, पहली कविता उत्साह कविता है। इसका अर्थ हम बताते जाते हैं, एक एक करके देखते जाओ। बादल गरजो घोर घोर, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। कवि बादल को आह्वान करता है, उसे बुलाता है, ऐ बादल तुम गरजो, पूरे आकाश में तुम घेर घेर कर छा जाओ। ओ धाराधर, धाराधर मतलब बादल, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। तुम जब बादल आकाश में छा जाते हो तो वे बच्चों की तरह, बच्चों के काले काले जैसे घुंघराले बाल होते हैं वैसे तुम दिखाई पड़ने लगते हो। और बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारे भीतर बच्चों की कल्पनाएं जैसी होती हैं उस तरह से तुम्हारे बाल कोमल कोमल और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और तुम्हारे हृदय में बच्चों की कल्पना की तरह विद्युत की छवि भरी हुई है। यानी जैसे बच्चों के हृदय में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं और वे कल्पनाएं बहुत सशक्त होती हैं, मजबूत होती हैं। वो समाज को उलट देने वाली उसकी कल्पनाएं होती है, सोच होती है। तो उसी प्रकार से बादल के कोमल कोमल बच्चों की तरह बाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बच्चों की तरह कल्पनाएं भी हैं जो विद्युत छवि के रूप में हैं। जब बादल गर्जन करते हैं तो उनके अंदर की जो बिजली वो कौंधती है और जब पृथ्वी पर गिरती है तो किसी भी चीज को जला देती है। तो ऐसी शक्ति है। अब कवि आगे बढ़ता है, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले। तुम जब छा जाते हो आकाश में तो ललित ललित माने सुंदर सुंदर काले घुंघराले, जैसे बच्चों के बाल होते वैसे सुंदर लगने लगते हो। और फिर बाल बच्चों की कल्पनाएं जैसी होती है उस तरह से कल्पनाएं तुम्हारे मन में विद्युत रूपी पल रही है। और वे कल्पनाएं जब साकार होती हैं, वो विद्युत जब साकार होती है, दिखाई देती हैं, घोर गर्जना के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं, तो लोग उससे त्रस्त हो जाते हैं, डर जाते हैं और जिस पर वो बिजली गिरती है उसको जलाकर राख कर देती है। कवि फिर आगे बढ़ता है, विद्युत छवि में कवि नव जीवन वाले, ऐ कवि तुम भी उस बादल की तरह नए जीवन देने वाले हो। जैसे बादल बरसकर पृथ्वी को संतृप्त कर देता है, पृथ्वी पर हरियाली आ जाती है बादल के बरसने से, जैसे बादल के हृदय में विद्युत छवि छिपी हुई है बाल कल्पना की तरह, उसी तरह तुम्हारी भी लेखनी में उमड़ घुमड़ कर भाव आते हैं जो बच्चों की तरह बहुत शक्तिशाली होते हैं। और जब वो भाव, जब कलम की लेखनी से समाज में वो कविता जब आती है, वो रचना जब आती है, वो साहित्य जब आता है, तो समाज में नूतनता आ जाती है, समाज में परिवर्तन आ जाता है। और कवि का क्रांतिकारी मन समाज में परिवर्तन चाह रहा है, इसलिए कवि को उत्साहित करता है, वो आह्वान करता है कि आओ कवि, नए कवि आओ और अपनी रचनाओं में नूतनता से समाज में परिवर्तन ला दो। जिस परिवर्तन के सब लोग आकांक्षी हैं, सब लोग त्रस्त हो गए हैं उस अंग्रेजों के शासन और दमन नीति से। इसलिए तुम अपनी कविता से कुछ नई बात रच डालो जिसको पढ़कर भारत की जनता परिवर्तन के लिए तैयार हो जाए। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, ऐ कवि तुम नए जीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तुम्हारी कविता में वज्र के समान कठोरता है, बिजली की तरह कौंधने वाली तुम्हारी कविता हो जाएगी और तुम इस नूतन कविता से भर दो, समाज को दिखा दो, ऐसी कविताएं रच डालो जिसमें, और बादल की तरह उसमें गर्जना होनी चाहिए, विद्युत छवि की तरह उसमें सशक्त शक्ति होनी चाहिए। तो ऐसी कविता तुम रच करके समाज में परिवर्तन कर दो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, बेचैन था। कवि कहता है कि जब
जेठ की दोपहरी में धरती तप गई थी, तो सब जगह लोग उन्मन थे, व्याकुल थे, बेचैन थे। वैसी स्थिति में विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व के संसार के जो गर्मी से तप्त हो रहे थे सारे जन, सकल माने सारे जन जब विश्व के ताप से, विश्व जब गर्मी के ताप से जल रहे थे, तो वैसी स्थिति में आप अज्ञात दिशा से अनंत के घन आओ बादल, अनंत दिशाओं से आ जाओ और बादल आकाश में छा जाओ। तप्त धरा जल से, फिर यह धरा जो है वह तप्त हो गई है, उसको फिर अपने शीतल जल से, अपने बरसकर जल से शीतल कर दो। आए बादल आओ और गरजो और परिवर्तन लाओ। कवि को बादल की तरह कहते हैं कि आपके हृदय में बादल में जैसे बिजली छिपी हुई होती है और जब वह प्रकट होती है तो गर्जन से उसके संसार थर्रा जाते हैं, वैसे ही तुम्हारी कविता में असीम शक्ति है। तुम उस असीम शक्ति को अपनी कविता के माध्यम से समाज में लाओ, जिसे पढ़कर समाज में परिवर्तन आएगा। दूसरी कविता है अट नहीं रही है। इस कविता में कवि फागुन की मादकता में सराबोर हो गया है। उसकी आंखें प्रकृति की सुंदरता को निहार रही है। कवि उस सुंदरता में ऐसे आकंठ लिप्त हो गया है कि उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी आंखें हट ही नहीं रही प्रकृति की सुंदरता से। बच्चे, ये फागुन महीना कब आता है? माघ महीने के बाद फागुन महीना आता है। हिंदी का महीना है। माघ के बाद, फागुन के बाद चैत होता है। तो माघ के पहले पूस होता है और पूस और माघ महीने में अत्यधिक ठंड होती है, जिसमें पूरी प्रकृति सिकुड़ी हुई होती है। जीवन जो हमारा होता है वह भी जड़ हो जाता है, सिकुड़ जाता है, थराते रहते हैं हम लोग। लेकिन जैसे ही फागुन की हवा आती है, न तो उसमें उष्णता होती है और न शीतलता ही होती है, शीत ही होता है, न ठंड लगती है और न गर्मी। बहुत ही अच्छा मौसम होता है। प्रकृति भी उस ठंड की ठिठुरन से उबर जाती है। उस पर फूलों की खुशबू आ जाती है। उसके डालों पर हरी हरी पत्तियां, कुछ लाल पत्ती, कुछ हरी पत्तियां आ जाती हैं। तो प्रकृति भी लगता है कि सज धज कर तैयार हो गई है। अब इसी को कवि ने इसमें उकेरा है। इस सौंदर्य को देखकर कवि ऐसे विभूत हो जाता है जैसे लगता है कि प्रकृति को अपने अंक में समेट ले। लेकिन प्रकृति की इतनी व्यापकता है कि कवि उसे अपने अंकों में नहीं समेट पाता है। वह उससे पूरे प्रकृति में इस तरह की शोभा देखकर वह पकड़ना तो चाहता है, लेकिन प्रकृति उसके तन में सट नहीं रही है। अब देखो बच्चों, कविता की पंक्ति, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। आभा जो फागुन की है, जो शोभा है फागुन की, वह उनके अंकों में अट नहीं रही है। निराला विधुर थे। उनके मन में बहुत उतार चढ़ाव जीवन में उनके आए। जब उनका मन बहुत दुखी होता था तो वे कविता रचते थे। लेकिन फागुन की आभा में, फागुन की शोभा को देखकर वे बहुत खुश हैं और खुशी में फागुन की मादकता का वर्णन किए हैं। अब वे कहते हैं कि फागुन में प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है, जहां देखो वहीं उसकी सुंदरता दिखाई देती है, तो मैं अपनी आंखों को कैसे हटाऊं। उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है और उसको, उसकी सुंदरता को देखकर उसे वे अपने बाहों में पकड़ लेना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति उनके अंग में सिमटा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। जहां भी सांस लेते हो, तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारी सुगंध से पूरी प्रकृति मह मह कर रही है। सभी जगह चारों तरफ तुम्हारी सुंदरता पट गई है, कोई जगह खाली नहीं है। हर घर में फागुन की सुंदरता आ गई है, घूम गई है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तुम इस समय ऐसी सुंदर लग रही हो कि ऐसा लग रहा है कि तुम एक परी की तरह हर अंगों से सज गई है, हर तरह से सज गई है। फूल खिल गए हैं, नवीन पत्तियां आ गई हैं, ठंडी जो मौसम है वह भी, उसमें न ठंड है न गर्मी है, समशीतोष्ण वातावरण के मंद मंद बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, उसमें खुशबू भरी हुई है। ऐसे में लगता है कवि को कि यह प्रकृति जो है बहुत ही सुंदर रूप धारण करके अब परी बनकर उड़ने को आकाश में तैयार है और कवि उसे अपने अंकों में बांध लेना चाहता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब वे अपनी आंखों को वहां से हटाना चाहते हैं कुछ पल के लिए, लेकिन मन बेचैन हो जाता है। वो प्रकृति की सुंदरता को फिर से देखना चाहता है। वो अपनी आंखें को हटाना चाहते हैं, लेकिन आंख हटने का नाम नहीं ले रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, सारे डाल पर पत्तियां आ गई हैं जो ठंड में सिकुड़न से गिर गई थी, खत्म हो गई थी, सिकुड़ गई थी। अब उस पर नवीन पत्तियां आ गई हैं। नवीन पत्तियों में कुछ लाल रंग लिए हुए पत्ती है, जो तुरंत पत्ती निकलती है वो लाल रंग का होता है, उसे किसला भी कहते हैं।
और कुछ पत्तियां जो लाल से हरी हो गई हैं, इसलिए डाल की भी शोभा बढ़ी हुई है। फूल से सारे पेड़ खिल गए हैं, अच्छे लग रहे हैं। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति अपने गले में खूब सुंदर पुष्प की माला पहनी हुई है, जिस पुष्प की माला से मंद मंद और सुगंधित खुशबू आ रही है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। हर जगह पर प्रकृति की जो शोभा है, सौंदर्य है, वो पट नहीं रही है। इतनी सुंदर प्रकृति हो गई है कि अब कभी चाहता है कि उसे अपनी अंकों में समेट ले, लेकिन वो उनके तन में सट नहीं रहे, उनसे पट नहीं रही है। वो सुंदर सज करके ऐसे तैयार हो गई जैसे लगता है अब परी बनकर आकाश में उड़ जाएगी। तो इस तरह से दूसरी कविता में कवि ने फागुन की मादकता, फागुन के सौंदर्य को कवि ने वर्णन किया है। फागुन में हर चीज इतने सुंदर हो जाते हैं कि कवि उसका वर्णन करता है तो लगता है शब्दों में वो बांध नहीं पा रहा है, और व्याकुल होकर कहता है कि अट नहीं रही है प्रकृति। वो जितना चाहता है, जिस तरह चाहता है उस तरह से व्यक्त नहीं हो पाता है। तो इस तरह से निराला की दोनों कविताएं हैं, और उनके दोनों कविताएं मिलकर निराला के संपूर्ण चरित्र पर प्रकाश डालता है। जहाँ एक तरफ निराला का चरित्र यथार्थ को प्रकट करना है, चित्रण करना है, शोषितों के प्रति, जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके प्रति उनकी सहानुभूति व्यक्त होती है। उन्हें उनका क्रांतिकारी जो चेतना है वह भी इसमें प्रकट होता है। उनकी क्रांतिकारी चेतना प्रकट होती है इस मायने में वे कहते हैं कि बादल गरजो, कभी अपनी लेखनी से समाज का परिवर्तन कर दो। यह उनकी क्रांतिकारी चेतना का परिचायक है। और इस तरह से वे नवीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। समाज में अंग्रेजों के शासन से जो जड़ता आ गई है, जिसमें लोग त्रस्त हो गए हैं, विकल हो गए हैं, अब उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इसलिए निराला कवि चाहते हैं कि नए कवि आए और नूतन भावनाओं से समाज में परिवर्तन ला दें। तो इनकी क्रांतिकारी चेतना का परिचायक है पहली कविता उत्साह। दूसरी कविता जो है वो उनके श्रृंगार रस, प्रेम रस जो उनके हृदय में है, जो छुपी हुई है, वो उसको प्रकृति के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति को एक वे नायिका के रूप में देख रहे हैं जिसमें पूरे प्रकृति में सुंदरता आ गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है उन्हें। तो इस प्रकार से निराला के पूरे काव्य चित्रण, पूरे काव्य की जो विशेषता है, उनके काव्य रूप की जो विशेषता है, एक क्रांतिकारी और दूसरा श्रृंगारिक, तो दोनों रूप का इसमें वर्णन हो जाता है बच्चे। चलो बच्चे, इसके बाद हम अगले क्लास में आप लोगों को इसके प्रश्न अभ्यास के बारे में बताएंगे। धन्यवाद बच्चे।